हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उसकी स्टोरी बहुत ही यूनिक है। आई होप आपको पसंद आएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट भी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग में ही हमें हमारी हीरोइन अर्ली समर को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त कॉलेज जाते हुए मन ही मन में अपने सीनियर जीहांग के बारे में ही सोच रही थी। वो उसे बिल्कुल कैमेलियन की तरह ही लगता था। जैसे वो रंग बदलता है वैसे से ही जीहांग की पर्सनैलिटी थी। हैंडसम तो खैर वो बहुत है, वेल, पर इस बात से क्यूरियस कि आखिर वो जो लोगों के मुंह पे हर वक्त स्माइल करता फिरता है, उन्हीं की पीठ के पीछे वो फिर स्माइल गायब क्यों हो जाती है। उसके इस डबल फेस्ड को देख के ये बहुत ही शॉक में होती है। उसकी अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ही उसने ऐसे पर्सन को देखा था। खुद तो फिर वो बस एक नॉवलिस्ट ही है, सो उसने उसी के ऊपर एक कहानी लिखने का भी सोच लिया। वैसे भी यी हांग के इस बिहेवियर को जस्ट एक वही जान पाई थी और कोई नहीं। आज लाइब्रेरी में वो फिर से सीनियर को एक फ्रेंड के साथ देखती है, जो उसे अपनी जॉब के हवाले से ही बात कर रहा था कि क्या तुमने फिर कंपनी में मेरी बात की। वो भी अपने फेस पे स्माइल ला के उसे रिज्यूम देने की बात करता है कि वो मैं सबमिट करवा दूंगा, डोंट वरी। उसका फ्रेंड तो ये सुन के खुशी खुशी अपनी फाइल पकड़ा के थैंक्स कहता वहां से चला जाता है। पीछे से इसने तो वो फिर सारे पेपर्स डस्टबिन में ही डाल दिए थे। ये देख के अल्ली तो सरप्राइज रह जाती है। वेल, यहाँ पे अब फिर जीहांग की भी उस पर नजर पड़ चुकी थी। वो तो जस्ट इसे इग्नोर ही करता चला ही जाता है। इसके बाद उसकी अगली मुलाकात सीनियर से अगले दिन ही हो जाती है। इस वक्त वो सबको अपना ड्रामा क्लब ज्वाइन करने के लिए फॉर्म से दे रहा था। ये भी अपनी फ्रेंड के साथ वहीं पे ही खड़ी होती है। अचानक इसे आइडिया आता है कि ये हांग पे स्टोरी जो मैंने राइट करनी है, उसके लिए मुझे इसके क्लोज तो जाना ही पड़ेगा। सो क्लब ज्वाइन करने की उसके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी थी, जो कि वो बिल्कुल नहीं गंवाना चाहती थी। सो वो फिर इसे मिस किए बिना ही इसके पास जाके वो फॉर्म्स वगैरह ले लेती है। उसे ये जानने में भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि क्या ये हांग की डुप्लिसिटी रियल है या नहीं। उसके नावल के पहले पार्ट को तो ऑडियंस ने बहुत ही लाइक किया था। सो अब तो पक्का इसका यीहांग के और करीब जाना तो बनता था, ताकि वो उसके बारे में और जानकारी हासिल कर सके। ड्रामा क्लब के सारे मेंबर्स अब भी एक ही रूम में इकट्ठे कुछ काम करने में बिजी होते हैं। ये तो फिर जीहांग से कह देती है कि अगर तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए तो फिर मैं कर सकती हूँ। वो उसे एक लिस्ट थमा के चेक करने का कह देता है। बाकी सबका काम तो यहीं पे डन हो चुका था, सो वो वहाँ से जाने लगते हैं। पीछे बस अर्ली और वही यहीं पे ही बच गए थे। अब यहाँ पे वो फिर बड़े गौर से इसे देख रही होती है। इस वक्त वो जो भी एक्शंस कर रहा था उन सब पे इसकी नज़र थी। अब ये बात तो जी हांग भी नोट कर लेता है। वो हैरान कि इसे आखिर मसला क्या है। अब फिर वो उसके क्लोज आके पूछने ही लगता है कि तुम जानबूझ के ही मुझ तक अप्रोच करने की कोशिश कर रही हो ना। आखिर ये सब करके तुम करना क्या चाहती हो, मुझे सच सच बता दो। उसे अदली पे शक हो ही चुका था कि हो ना हो इसने मेरे बारे में सब जान लिया है कि मैं लोगों के मुंह पे और पीठ पीछे और होता हूँ। अब ये थोड़ी सी घबराई हुई तो होती है कि अब मैं इसे क्या कहूँ। अगर सच बता दिया तो इसने कहा मुझे अपने करीब भटकने देना है। इस तरह तो मेरा नावल कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, और फिर ना ही मैं सच जान सकूंगी कि आखिर इसके डबल फेस्ड के पीछे का रीज़न क्या है। सो उसे झूठ बोल देती है कि असल में मैं तुम्हें लाइक करती हूँ ना, इसलिए तुम तक पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ। एक लड़के ने इन दोनों की इस तरह फ़ोटोज़ ही क्लिक कर ली थी। अब जाहिर है वो तो यही समझ रहा था कि जैसे इनके बीच ज़रूर कुछ चल रहा है। इसने तो फीलिंग्स कन्फेस करने के साथ साथ उससे जवाब भी मांग लिया था कि तुम्हारे मुझे लेके आखिर क्या ख्याल है, मुझे बता दो, जिसका वो अभी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। अब इन्हीं की पिक्चर को लेके पूरे कॉलेज में ही गॉसिप्स होने लगती हैं। वो तो खैर ये भी देख चुकी थी, लेकिन ज़रा भी एम्बेरस नहीं होती कि अच्छा ही है, अब मैं इसी बात का फ़ायदा उठा के सीनियर के और क्लोज जाऊंगी। अब नेक्स्ट उसी के क्लास में ही वाटर बॉटल लेके पहुंच आई होती है। इसे भी अब मजबूरी में सभी के सामने उससे अच्छे से बात करनी पड़ गई थी, लेकिन साथ ही साथ कंफ्यूज भी था कि आखिर ये लड़की करना क्या चाह रही है। अब जब ये अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी गेम खेल रहा होता है वो उसे चेयर अप करने के लिए पहुंच जाती है। साथ में बड़ी सी स्माइल इसी की तरह ही पास करती है। उसके फ्रेंड्स को तो पक्का लगने लगा था कि अल्ली तुम्हें पसंद करती है, तभी तो वो ऐसा कर रही है, वरना आज से पहले किसी लड़की ने भी ऐसा नहीं किया।
ड्रामा क्लब में भी वो एक स्क्रिप्ट लेके इसके पास ही पहुंच आई थी कि मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, क्या समझा दोगे। ये देख के बाकी सारे तो फिर इन्हें अकेला ही छोड़ के वहां से चले जाते हैं कि हम क्यों कबाब में हड्डी बने। ये तो अभी भी उससे पूछने लगा था कि तुम आखिर ये सब क्यों कर रही हो, तो वो भी क्लियरली फिर बिना हेजिटेट हुए कह देती है कि क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। पर उसे यकीन नहीं था। रात को ये फिर अपने नावल का नेक्स्ट पार्ट ही लिखने बैठ गई थी। इसने तो ये पक्का ही पता लगाने का सोच लिया था कि आखिर जी हाँ की पर्सनैलिटी एक्चुअली में है कौन सी। अगले दिन अर्ली इसकी क्लास में नहीं आई थी। ये फिर खुद ही उसके पास आ जाता है कि अगर वो खुद कोई खिचड़ी पका रही है तो क्यों ना फिर मैं भी उसी के बनाए प्लान के अकॉर्डिंग चल के सारी बात का पता लगाऊं। आज तो पूरी क्लास के सामने ही उसे उसके प्रपोजल का भी जवाब दे के अपनी गर्लफ्रेंड बनने का कह देता है। ये सुन के वो तो थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। ये बात तो वो बहुत अच्छे से नोट कर चुका था। फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए वो खामोशी रहती है कि अगर नॉवल की इंस्पायरेशन चाहिए तो मुझे इसकी हाँ में हाँ ही मिलानी होगी। तो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए ये तो फिर तैयार हो ही गई थी। वैसे भी इसके अलावा उसके पास तो कोई और चॉइस होती ही नहीं है। अब तो कॉलेज में वो इसे अपने करीब करके ही चलता है, तो सारी गर्ल्स को बिलीव हो ही गया था कि ये दोनों डेट ही कर रहे हैं और कुछ नहीं। डेली ही वो तो उसकी क्लास के ख़त्म होते ही डोर के बाहर आके खड़ा हो जाता। क्लासमेट्स तो बस सो स्वीट कह के ही इन्हें कॉम्प्लीमेंट देते हैं। या फिर जल्दी से उसे बाहर ही लेके आ जाती है। इतने दिनों से वो इतनी डिस्टर्ब होके रह गई थी कि आगे कुछ लिख ही ना पाई। फैंस ने तो फिर कमेंट्स कर कर के उधम ही मचाया हुआ था कि आखिर आखिर कहाँ गायब हो गई हैं, हमें पूरी की पूरी स्टोरी चाहिए। तो फिर से इसने जिहांग की खिदमतें करनी स्टार्ट कर दी थी। उसके फ्रेंड्स तो अर्ली की काफ़ी तारीफ करने लगते हैं कि ये कितनी अच्छी है। वो फिर यहाँ पे उसे अपनी आने वाली बर्थडे का बताता है कि तुम फिर मेरी गर्लफ्रेंड हो ना, तो अच्छे से कोई सरप्राइज प्रिपेयर कर रखना। वो परेशान तो हो जाती है। इसे कुछ नहीं कहती, यहाँ पे इसे यही अश्योर करवाती है कि हाँ बिल्कुल, तुम उसकी टेंशन मत लो। अब वो तो फिर अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चलता बनता है। पीछे से ये फिर गुस्सा ही करती रह गई थी कि कितना खड़ूस इंसान है ये। अगले दिन ये फिर ड्रामा क्लब में काम कर ही रहा था कि तभी से मॉम की कॉल आ जाती है। वही साइड पे ही अर्ली इसे सरप्राइज देने के बारे में ही सोच रही थी, तभी वो यिहांग को मॉम से बातें करते सुनती है। वो इसे इसके भाई के आने का ही बता रही थी कि उसे यहाँ से पिक कर लेना, और ये भी कि तुम्हारे डैड जल्दी शादी करने वाले हैं, और वो भी खुद से बहुत ही यंग एज की लड़की से। ये सुन के इसे तो बहुत ही गुस्सा आता है। मॉम डैड इसे कोई भी अटेंशन नहीं देते थे, उन्हें बस अपने मतलब की ही पड़ी होती थी। अभी भी मॉम को इसके बर्थडे का तो कोई पता ही नहीं होता, बस अपने भाई का ख्याल रखने का भाषण दे के वो तो फिर कॉल डिस्कनेक्ट ही कर देती हैं। ये सारा कुछ जो कि अर्ली भी सुन चुकी थी, उसे अब इसके लिए बैड ही फील होता है कि वाकई में हर इंसान की लाइफ में कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो वो किसी को बिल्कुल नहीं बताना चाहता। मे बी यही रीज़न हो इसके डबल फेस होने का भी। बाद में ये फिर उसे कॉल करके एक रूम में आने के लिए कहती है, जहाँ पे इसकी बर्थडे के लिए जस्ट कुछ नूडल्स वगैरह का ही उसने अरेंज किया था कि मेरी मॉम भी मेरी बर्थडे पे हमेशा यही बना के देती हैं, सो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे लिए भी यही बना लूँ। साथ में अपना फेवरेट टेडी बियर भी उसे दे देती है। ये देखते ही आज फर्स्ट टाइम ही उसके चेहरे पे नेचुरली स्माइल आई थी, और ये स्माइल जस्ट फिर यहाँ पे अर्ली ही देख पाती है। उसे भी आज ही किसी की तरफ से कुछ मिला था, सो वो खुशी था। दोनों में खैर इधर तो फिर नोक झोंक होती ही रहती है। अपनी बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए वो तो यहाँ पे उसे थैंक्स भी कहता है। अगले दिन इसकी फ्रेंड फिर इस पे गुस्सा करने आ जाती है कि देखो तुमने मेरी शिकायत प्रिंसिपल को लगाई है ना, मुझे जो स्कॉलरशिप मिलने वाला था वो तो कैंसिल हो गया है। तभी फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इसे चीटिंग करते हुए जी हैंग ने देख लिया था। वो फिर इससे मिन्नतें भी करने लगी थी कि देखो इस बात का किसी को मत बताना। इनकी बातें फिर अर्ली भी सुन चुकी थी। सारे ही क्लासमेट्स अब उस पर उंगलियां उठाने लगते हैं कि तुम्हें इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, आखिर को तुम इसके फ्रेंड हो, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई। ऊपर से इतने में अर्ली भी आ जाती है। पहले वो उस लड़की से हमदर्दी जताने लगती है कि हाँ
जी हांग ने बिल्कुल भी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। फिर उससे प्रूफ भी मांगने लगी थी कि तुम्हें वो भी तो हमें दिखाना पड़ेगा ना, ताकि हमें यकीन आए कि वाकई में उसी ने तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब जाहिर है उसके पास तो कोई एविडेंसेस थे ही नहीं। वो सभी यहाँ पे ये हांग को फ्रेंडशिप को लेके ही पॉइंट आउट करने लगते हैं कि तुम हमारे अच्छे फ्रेंड निकले हो, हमारी पीठ के पीछे तुमने चाकू ही घुसा दिया। तो ये भी उसकी फेवर करती है कि तुम भी कौन सा उसके अच्छे फ्रेंड साबित हुए हो। जब उसे किसी काम की ज़रूरत पड़ती है तो कोई उसके पास नहीं आता। जब तुम लोगों में से किसी को उससे मतलब होता है तो फिर हेल्प मांगने के लिए मुंह उठा के आ जाते हो। आज ही उसे पता चल गया था कि असल में वो इतना डबल फेस्ड क्यों है, क्योंकि उसे पता है कि उसके फ्रेंड उसकी मजबूरी में तो काम आते नहीं है, लेकिन फिर भी वो इनसे मुंह पे तो कम से कम अच्छे से बात करता है, इन्हें कोई भी बात कह के शर्मिंदा तो नहीं करता। अब खैर उनके यहाँ पे अच्छी खासी इंसल्ट हो चुकी थी, इसलिए वो अब फिर थोड़ा सा एम्बैरेस फील करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। ये भी क्लास से बाहर आ गए थे। ये उसे थोड़ा सा डांटने भी लगती है कि वैसे तो बड़ी बातें करते हो, लेकिन इस क्रिटिकल सिचुएशन में ना तो तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज़ भी फूटा। तो वो कहता है कि फूटना भी कैसे था, वाकई में वो मेरी गलती थी। पर ये उसकी बात पे विश्वास नहीं करती। तभी फ्लैशबैक में हमें इन्हीं की एक और क्लासमेट चिशमिश को दिखाया जाता है, जिसने उसे चीटिंग करते हुए देख लिया था। अब फिर हालांकि ये इतनी मेहनत करती थी, फिर भी इसके बावजूद वो चीटिंग वाली लड़की को स्कॉलरशिप मिला, और इस बात पे अफसोस करते हुए उसने यहां की सारी बातें सुननी थी। तो तभी उसने खुद ही चीटिंग करने वाली लड़की की शिकायत लगा दी। वाकई में इस बार जिहां की कोई भी गलती नहीं थी। ये तो अब फिर उसे हक करके अपनी फेवर करने पे थैंक्स भी कहता है। तब तो उसकी हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गई थी, इसलिए फौरन से इसे फिर पीछे कर देती है। इसके जाते ही फिर बाद में सोचने भी लगी थी कि ये अचानक मुझे क्या हो गया था। अगले ही दिन इन दोनों ने ही एक दूसरे से फीलिंग्स कन्फेस करने का सोच लिया था, पर वो जैसे ही रिहान से मिलने आती है तब तो उसके पास उसका भाई ही बैठा था। ये तो अगली को गुस्से में ही देखता फिर वहाँ से चला जाता है, वो हैरान कि आखिर इसे क्या हो गया। एक्चुअली में भाई को इसके नॉवलिस्ट होने का पता चल गया था, और ऑब्वियसली सी बात है उसने रिहान पे बेस्ड स्टोरी भी पढ़ ली थी। सो इस सारी बात का उसने फिर अपने भाई को बता दिया था। अब दूसरों के मामले में टांग अड़ाने में तो वो वैसे ही माहिर था, ऊपर से उसे अदली वैसे ही पसंद आ गई थी। सो इनके बीच दूरियां पैदा करवाना तो फिर वो अपना फर्ज ही समझता है। ये परेशान कि अब कैसे समझाऊंगी जीहांग को। तभी हमें जीहांग को कंपनी में ही दिखाया जाता है। वो अपनी ही डैड की कंपनी का सीईओ भी है, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। उसकी कुर्सी पे अब इसके भाई ने ही कब्जा जमा के रखा हुआ था। ये तो अभी के अभी उसे वहां से चले जाने के लिए कह देता है। अब वो फिर कहाँ वहाँ से जाने वाला था, वो तो उल्टा उसकी गर्लफ्रेंड को भी पटाने की बात करने लग जाता है। इस बात से तो फिर जिहांग बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी गर्लफ्रेंड का जिक्र करने की। तुम उसके बारे में कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है, उसके साथ गलत करने का सोचना भी मत। जैसे ही वो उसका गला पकड़ता है मॉम की कॉल आ जाती है। अब फिर ये उनके सामने नाटक ही करने लगा था कि देखिए मॉम, भाई मेरे साथ क्या सलूक कर रहा है, इवन कि उसने मुझे कंपनी से भी जाने का कह दिया है। ये सुन के वो परेशान। मॉम ने तो आज से उसे सीट से हटाकर इसे ही कंपनी संभालने का ऑर्डर दे दिया था। और तभी हमें ये भी पता चलता है कि एक्चुअली में ये उसका स्टेप ब्रदर है और वो इसके स्टेप मॉम। तभी तो वो इसके साथ ऐसा रवैया रखती हैं। ये खैर अब उन्हें कुछ कह तो सकता नहीं था, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा करता वहाँ से चले जाना ही बेहतर समझता है। अगले दिन ये साहब पूरे कॉलेज के सामने ही अडली को प्रपोज कर देते हैं। जी हाँ, भी दूर खड़ा ये सब देख ही रहा था, लेकिन वो अभी उनके पास नहीं जाता। वो भी यहाँ पे सभी के सामने ही उसे बुरी तरह से रिजेक्ट कर देती है। ये हुई ना बात। अब तो फिर इन साहब की शक्ल देखने वाली थी, और साथ ही साथ ये तो उसे ये कह के भी वहाँ से जाती है कि मैं बस यहाँ को ही पसंद करती हूँ, समझे तुम। उसे साइड पे ले जाके अपोलोजाइज भी करने लगी थी कि माना मैं नॉवल राइट करने के लिए ही तुम्हारे क्लोज आई थी, बट मेरे बाद में तुम्हें लेके ख्यालात बदल गए हैं। सो बुरा मत माना, अगर तुम कहोगे तो मैं वो लिखना भी बंद कर सकती हूँ, बस गुस्सा मत करना। अगर पनिशमेंट देना चाहते हो तो वो भी लेने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। वो फिर अपना हाथ नीचे कर लेता है, बस इससे यही पूछने लगा था कि क्या तुम सच में मुझे पसंद करती हो। तो वो यस कह देती है। अब फिर ये उसे लेके खाने पे ही आ गया था। यहाँ पे वो उसके भाई को बड़ा ही बुरा बुरा बोलने लगती है कि वो कहीं से भी तुम्हारा बिल्कुल भाई नहीं लगता, या ऐसे ही हर वक्त वो तुम्हें बुली करता रहता है। तो ये भी कहने लगता है कि तुम्हें किसने कहा कि वो मुझे बुली करता है। तभी फिर हमें दिखाया जाता है कि कंपनी संभालते ही ये और ही ज़्यादा खड़ूस हो चुका था।
एम्प्लॉयज़ पे तो हर वक्त गुस्सा ही करता रहता। जी हैंग से प्यार से बात करने की तो इससे तवक्को ही नहीं की जा सकती। उसका ये बिहेवियर भी ये सबको दिखाने के लिए ही बर्दाश्त कर रहा था। एम्प्लॉयज़ तो फिर इसे ही उससे ज़्यादा स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस मानने लगते हैं कि वो तो बिल्कुल ही बेकार है। उससे क्या उम्मीदें लगानी। इसने मानो के सारे एम्प्लॉयज़ और पे शेयर होल्डर्स को अपनी साइड पे ही कर लिया था। ये पूरी कहानी उसकी ज़ुबानी सुनते ही वो तो एकदम शॉक रह जाती है कि क्या तुम एक कंपनी के सीईओ, हमें बताया तक नहीं। वह इसके साथ साथ ही उसे एक आइडिया देती है कि क्यों ना और ज़्यादा फाइल लगाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूं। इसने अपनी एक फ्रेंड से कहकर इसके भाई के अगेंस्ट बहुत सारी पोस्ट सोशल मीडिया पे डलवाने का कह दिया था, जिसके बाद इसे कॉल करके अब कंपनी से क्विट करने का ही कह दिया जाता है कि तुम्हारी वजह से हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ने हमारे साथ वर्क करने से भी मना कर दिया है। ये तो बहुत ही परेशान हो जाता है। अब तो शेयर होल्डर्स ने भी फैसला कर लिया था कि इसकी बजाय वो जी हैंग को ही सीईओ मानेंगे। बस ऊपर से इसके डैड की तरफ से मज़ीद कंफर्मेशन हो चुकी होती है। इस सब से ये हांग तो बहुत ही खुश होता है कि इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, और साथ में अब फिर इसे अब्रॉड ही जाने का मशवरा देता है। इससे मिलने के लिए यहाँ पे अर्ली भी आ चुकी थी। वो साथ ही साथ इससे अपना बदला लेना भी नहीं भूलती। इन्हें साथ में देख देख के इसका तो गुस्से के मारे बुरा हाल ही हो जाता है। बिछाया तो इसने जी हैंग के लिए ट्रैप था, बट फंस खुद गया, अफसोस। इसके बाद ये दोनों तो सीधा गेम्स खेलने ही आ जाते हैं। तभी इसे मॉम की कॉल आती है, जो कि इस पे भड़क रही थी कि मैंने कहा था कि तुम कज़ावा का ख्याल रखना, बट उसके साथ तुमने बहुत ही गलत किया है। ये तो आगे से उन्हें आइंदा कॉल ना करने का ही कह देता है कि अब मेरी लाइफ में आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन आ चुका है, सो आपको मुझे परेशान करने की ज़रूरत नहीं। बाकी रही कज़ावा की बात, उसके साथ जो हुआ वो उसे डिज़र्व करता था, ये कह के वो तो फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। ये तो अब फिर खुशी हो गई थी। अगले दिन अर्ली के आने का वेट करते हुए जब किसी और जूनियर को ये फिर मुस्कुरा के हेलो कहता है, तब तो वो जेलिसी होके रह गई थी। वो तो फिर इसे मनाते हुए इसके लिए लाया ब्रेकफास्ट ही देने लगता है। अब जब भी ये ऑफिस में काम कर रहा होता, वो चुपके चुपके से इसे देखने आ जाया करती कि मेरी हर वक्त नज़रें तुम पे ही हैं। वो भी भला कहाँ किसी और के बारे में आप सोच सकता था। वो उसका तो कॉलेज में भी बहुत ही ख्याल रखता है। अर्ली ने फिर यहाँ पे किसी को भी नहीं बताया था कि ये तो एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। अर्ली सबसे ज़्यादा खुश तो इस बात से थी कि पूरी दुनिया में बस एक वाहिद लड़की मैं ही हूँ जो इसके बारे में अच्छे से जानती हूँ, और साथ ही साथ वो ये भी नहीं चाहती थी कि कोई और भी उसके बारे में जानने की कोशिश करे। अब फाइनली उसका नावल कंप्लीट हो ही चुका था, जिसकी सेलिब्रेशन करने के लिए वो खुद ही इसके पास आ गया होता है। अब अपनी और उसकी तरह नावल में भी हीरो और हीरोइन की उसने हैप्पी एंडिंग ही की थी। तो इसी के साथ ही ये छोटी सी कहानी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये मिनी ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, एंड साथ में अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कर लिया करें। थैंक यू।